नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ 8 के सभी प्रश्नों को देखेंगे। पाठ का नाम है किशोरावस्था। तो पाठ का नाम है किशोरावस्था। आज किशोरावस्था के सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। एक प्रश्न दिया है जिसके उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प जो है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है। पहला प्रश्न है इसमें हमारा, किशोरावस्था की अवधि होती है। आपको बताना है कि क्या किशोरावस्था की अवधि 0 से 5 वर्ष होती है, या 6 से 11 वर्ष होती है, या 11 से 19 वर्ष होती है, या 20 से 50 वर्ष होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका 11 से 19 वर्ष। किशोरावस्था की जो अवधि होती है, यानी जो किशोर होते हैं तो उनकी उम्र कब से कब मानी जाती है, तो 11 से 19 वर्ष की जो उम्र होती है उन्हें किशोर माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 से 19 वर्ष। आगे हैं, आगे है एस्ट्रोजन क्या है। आपको बताना है कि जो एस्ट्रोजन है यह क्या है। क्या यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, या यह एक स्त्री हार्मोन्स है, या यह एक पुरुष हार्मोन्स है, या प्रजनन विधि है। तो यह प्रजनन विधि नहीं है, ना ही पुरुष हार्मोन्स है, ना ही अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह है हमारी एक स्त्री हार्मोन्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्त्री हार्मोन्स। एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन है स्त्री हार्मोन्स। अगले प्रश्न पे आते हैं। आपको बताना है, प्रश्न है सामान्य ऋतुस्राव कब प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन है 11 से 13 वर्ष, दूसरा है 20 से 25 वर्ष, तीसरा है 45 से 50 वर्ष, और चौथा है कभी नहीं। तो आपको बताना है सामान्य ऋतुस्राव यानी महिलाओं में जो मासिक धर्म है उसका प्रारंभ कब से होता है। तो इसका सही उत्तर है 11 से 13 वर्ष। तो यही आपका सही रहेगा। तो सामान्य ऋतुस्राव कब प्रारंभ होता है, 11 से 13 वर्ष। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं कौन सी हैं। पहला है समेकित बाल विकास कार्यक्रम, दूसरा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तीसरा सर्व शिक्षा अभियान ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, या चौथा उपरोक्त सभी। तो ऊपर के जो तीनों ऑप्शंस है वो तीनों सही हैं। स्वास्थ्य पोषण से संबंधित परियोजनाएं हैं यह सब, इसलिए आपका सही उत्तर लास्ट वाला हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 31 मई, 5 जून, 11 जुलाई, या 13 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर है आपका 11 जुलाई। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी आपको खाली जगह भरना है। ठीक है, तो चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका खाली जगह भरकर। पहला है जनन परिपक्वता खाली स्थान में आती है। आपको बताना है क्या भरा जाएगा। तो जनन परिपक्वता यानी जो जनन अंग है उसमें परिपक्वता कब आती है, तो यह आती है किशोरावस्था में। तो इसमें आपका दो चीज़ों में से कोई भी एक भरा जा सकता है। अगर जनन परिपक्वता को आप उम्र के हिसाब से देखेंगे तो जनन परिपक्वता में जो परिपक्वता आती है जनन अंगों में वह किशोरावस्था में आती है। तो इसमें किशोरावस्था भी आपका सही है। और अगर आप जनन परिपक्वता को जननांग से देखते हैं तो इसमें आपका जननांग भरा जाएगा कि जनन परिपक्वता जननांग में आती है। ठीक है, अगर पूछा जाए जनन परिपक्वता कहाँ आती है तो इसका उत्तर जननांग में आती है। या अगर आपसे पूछा जाए जनन परिपक्वता कब आती है तो कब आती है, किशोरावस्था में आती है। तो इसका आपका जननांग भी सही रहेगा और किशोरावस्था भी सही रहेगा, दोनों में से कोई एक आप भर सकते हैं। अगला है, किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को क्या कहा जाता है। तो आपको भरना है कंठमणि। क्या भरा जाएगा उसमें, कंठमणि। ठीक है, तो इसमें कंठमणि भरा जाएगा। इसके बाद है, युग्मनज का पोषण खाली स्थान में होता है। आपको बताना है युग्मनज का पोषण कहाँ पर होता है।
तो युग्मनज का पोषण होता है गर्भ में, तो इसमें क्या भरा जाएगा, गर्भ। अगला है अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के खाली स्थान को प्रभावित करता है। तो अधिक मदिरा यानी शराब का सेवन करते हैं तो वह व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता खत्म होने लगती है, तो इसमें भरा जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है आपका, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का खाली स्थान करना है। तो मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का टीकाकरण करना है, तो यहाँ पर भरा जाएगा आपका टीकाकरण। ठीक है, तो यह आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गए। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, सत्य कथन के सामने सही तथा असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है, तो चलिए लगाकर देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं, यानी मासिक धर्म की जब शुरुआत होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रजोदर्शन कहते हैं। तो यह हमारा क्या रहेगा, सत्य रहेगा। ठीक है, इसके बाद है द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं। शैशवावस्था यानी बचपन के पहले की अवस्था, तो क्या द्वितीयक लैंगिक लक्षण उस समय दिखाई देंगे, तो यह बिल्कुल गलत बात है। जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा, यह किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यह हमारा गलत रहेगा। इसके बाद है लिंग गुणसूत्र एक्स सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, तो यह सही है हमारा। लिंग गुणसूत्र एक्स जो होता है यह स्त्रियों में पाया जाता है, तो यह सही है। इसके बाद पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन है, तो यह भी सही है हमारा। टेस्टोस्टेरॉन जो है यह एक पुरुष हार्मोन सी है, यह पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। इसके बाद धूम्रपान अधिक करने से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं, तो यह भी सही है। धूम्रपान का मतलब धूम्र यानी धुएं वाली चीज़ें, पान यानी ग्रहण करना, तो अगर आप धुएं वाली चीज़ें सिगरेट बीड़ी तंबाकू या सभी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो श्वास संबंधी रोग आपके होते हैं, फेफड़े वगैरह खराब होते हैं इससे, तो इसका यह आपका सही है। ठीक है, तो एक बार पूरा देख लीजिए, पहला सही रहेगा, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है और पांचवा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। आपको सही जोड़े बनाकर लिखना है, चलिए देख लेते हैं। 2 कॉलम है, आपको कॉलम क को कॉलम ख से मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करके देख देते हैं हम। पहला है शुक्राणु, तो शुक्राणु का मिलान होगा वृषण से। ठीक है, जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वह कहाँ से होता है, वृषण यानी टेस्टिस से। इसके बाद है अंडाणु, तो अंडाणु का निर्माण कहाँ से होता है, अंडाशय से, तो अंडाणु का मिलान हो जाएगा अंडाशय, शुक्राणु का मिलान हो जाएगा वृषण। हार्मोन है, तो हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, तो यह स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से, तो हार्मोन्स का मिलान हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। स्वर यंत्र, स्वर परिवर्तन जो है यानी स्वरों में बदलाव, ये कहाँ से आता है, तो यह स्वर यंत्र के द्वारा होता है, तो स्वर परिवर्तन आपका मिलान हो जाएगा स्वर यंत्र से। इसके बाद दाढ़ी मूछ निकलना, यह पुरुषों में होता है, तो दाढ़ी मूछ निकलना क्या है, यह एक द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, तो इसका मिलान आपका हो जाएगा द्वितीयक लैंगिक लक्षण से। तो मिलान देख लीजिए, शुक्राणु का वृषण से, अंडाणु का अंडाशय से, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि, स्वर परिवर्तन स्वर यंत्र से, दाढ़ी मूछ निकलना द्वितीयक लैंगिक लक्षण से। प्रश्न नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न है जिनके आपको उत्तर देना है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। आपको बताना है किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, उसका उल्लेख करना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन जैसे लंबाई में वृद्धि, कॉमा, स्वर में बदलाव, कॉमा, जननांगों में परिपक्वता एवं स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता तथा मानसिक परिवर्तन जैसे संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होते हैं। तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता एवं स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता होती है तथा मानसिक परिवर्तन के अंतर्गत संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होते हैं।
तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, देख लीजिए एक बार, लिखना होगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न ख है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं? तो प्रश्न ख है आपका, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करने वाले लक्षण जैसे दाढ़ी मूछ निकलना, स्तन का विकास होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, आपसे पूछा है द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं, मतलब ये कौन से लक्षण हैं जिनके द्वारा आप यह बता सकते हैं कि यह व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है। तो ऐसे लक्षणों को हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो आप यह देखकर बता सकते हैं दाढ़ी मूछ निकलने यानी दाढ़ी मूछों से, स्तनों से द्वितीयक लैंगिक लक्षण यही सब कहलाते हैं। और यह किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो यह इस प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व, तो स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता किशोरावस्था में बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। अतः किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो यह है आपका किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था में स्वेद और तैल ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, तो इसके कारण व्यक्ति के शरीर से गंध आने लगती है और गंदगी बने रहने की स्थिति में विभिन्न प्रकार के चर्म रोग, खुजली और अन्य यौन रोग हो जाते हैं या इनकी आशंका बनी रहती है होने की। इसलिए किशोरों को व्यक्तिगत सफाई पर अत्यंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न है, युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। आपको बताना है युग्मनज लड़का होगा या लड़की, यह किस प्रकार से निर्धारित होता है। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा यानी एक में 2, तो कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि स्त्रियों में केवल X गुणसूत्र ही होते हैं। तो पुरुषों का X या Y गुणसूत्र जब स्त्रियों के X गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मनज में लिंग का निर्धारण होता है। यदि पुरुषों का X महिलाओं के X से मिलता है तो XX बनेगा जो कि बालिका रहेगी, और यदि पुरुषों का Y महिलाओं के X से मिलता है तो XY बनेगा जो कि एक बालक रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से युग्मनज में लिंग निर्धारण होता है। अगर यह न समझ में आया हो तो एक और उत्तर है इसका कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। XX बालिका के लिए तथा XY बालक के लिए। ठीक है, तो यह इसका उत्तर था। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, किशोरावस्था में पोषक आहार लेने से शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप निम्न हैं। तो कुछ क्रियाकलाप है यहाँ पे। पहला, समेकित बाल विकास कार्यक्रम द्वारा वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार द्वारा किशोरी व गर्भवती माँ की देखभाल करना आदि।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर टीकाकरण करना, पंचायती राज के द्वारा शौचालय का निर्माण व साफ सफाई करना। ठीक है, यह सभी कुछ क्रियाकलाप हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा इसको सही से देख लीजिएगा। प्रश्न आपका यह था, किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है? किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। यह उसका उत्तर था। ठीक है, और जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं वह यह थे, पहला यह दूसरा और यह तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। कि धूम्रपान और मादक द्रव्यों के सेवन से कौन कौन से दुष्प्रभाव हो रहे हैं? तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो धूम्रपान करने से श्वास यानी श्वसन संबंधित विभिन्न रोग हो सकते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति के यकृत को प्रभावित करता है और उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। धूम्रपान से मनुष्य के तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे मनुष्य कमजोर तथा संवेदन शून्य हो जाता है। ठीक है, तो यह धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले दुष्प्रभाव को समझाइए। ठीक है, तो पहले आपको कारण बताना है और उसके बाद उससे जो कुप्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको बताना है। तो सबसे पहले कारण देख लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण हैं। ठीक है, पहला देश की गर्म जलवायु, दूसरा विवाह की अनिवार्यता यानी विवाह करना जरूरी, तीसरा कम उम्र में विवाह, चौथा यौन शिक्षा का अभाव और पांचवा परिवार नियोजन उपायों की सीमित जानकारी। तो यह सभी कुछ ऐसे कारण हैं जो जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में कारगर हैं। अब इसका दुष्प्रभाव क्या होगा? अगर जनसंख्या बढ़ रही है तेज़ी से तो उसका कुप्रभाव क्या होगा हमारे ऊपर और हमारे समाज के ऊपर, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा जनसंख्या वृद्धि से होने वाले कुप्रभाव निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से वह कुप्रभाव हैं। ठीक है, तो पहला प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, जिससे भोजन पानी भूमि की उपलब्धता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा देश की सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा निर्धनता यानी गरीबी बढ़ती है। चौथा महंगाई बढ़ती है। पांचवा आवास सुविधाओं में कमी आती है। छठा रोजगार में कमी आती है और सातवां अपराधों में वृद्धि होती है। तो यह जनसंख्या वृद्धि के कुछ कुप्रभाव या दुष्प्रभाव हैं। एक बार फिर से देख लीजिए पूरा, जनसंख्या वृद्धि से होने वाले कुप्रभाव। ठीक है, यह 7 ठो हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, परिवार निरोध विधियों का प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है? आपको बताना है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। परिवार निरोध विधियों का प्रसार मनुष्यों में परिवार नियोजन उद्देश्य की जागरूकता से किया जा सकता है, जैसे 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना। दूसरा बेटे हों या बेटियां दोनों को समान शिक्षा उपलब्ध कराकर। तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता फैला करके। ठीक है, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको परिवार निरोध विधियों का प्रसार इससे किया जा सकता है। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। तो आपको बताना है परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो उत्तर देख लेते हैं इसका। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पहला है मिशन इंद्रधनुष योजना, इसके बाद जननी सुरक्षा योजना और तीसरा राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा। तो यह कुछ योजनाएं हैं जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित हैं। ठीक है, तो यह सभी प्रश्न उत्तर थे। चलिए ठीक है, अगर किसी प्रश्न में कोई समस्या होगा तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।